Hello and welcome to Target Gurukul. I am your maths teacher Rohini. एंड लास्ट लेक्चर में हम जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था. आई होप आप लोगों को वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है. हमने ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री पढ़ी थी. ऑर्डर क्या होता है, जो भी हमारा लाइक कोई इक्वेशन है उसका जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, वो किस ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. अगर वहीं डिग्री की बात करें तो डिग्री वो होती है जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, अगर उसकी पावर कितनी हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो वो मुझे ज़्यादा समझाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. आगे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की. तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई. अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एफ एक्स कॉमा वाई क्या है. तो ये दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, ठीक है. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो दो आपको वेरिएबल्स दिए जाएंगे जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्स वाई, ठीक है. इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक एक्स का फंक्शन होगा एक वाई का फंक्शन होगा, ठीक है. तो लेट अस सपोज मैं लिख लेती हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच वाई और जी एक्स, ठीक है. इस टाइप का कोई फंक्शन मैंने ले लिया कि डी वाई बाई डी एक्स एच वाई कॉमा जी एक्स दिया है, ठीक है, मैंने सपोज कर लिया. अब जब मुझे एक तरफ मैं एक्स वाला टर्म लिख लूंगी, एक तरफ मैं वाई वाला टर्म लिख लूंगी, जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे, ठीक है. तो एक तरफ हम एक्स वाला टर्म लिख लेंगे, एक तरफ वाई वाला टर्म लिख लेंगे और दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, यहाँ पे मैं वाई वाला टर्म ये जो है एच वाई उसको यहाँ पे ले आती हूँ, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच वाई डी वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू डी एक्स. अब दोनों साइड में मैं क्या करूंगी, मैंने अभी बताया दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देंगे. इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा. तो ये होता है मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है. ये इसका मेथड होता है कि हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे. एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है. एग्जाम्पल्स के थ्रू जल्दी समझ में आता है, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए. तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ एक, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी दी गई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स.
ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। और यहाँ पे x और y की वैल्यू भी दी गई है। x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमें 1 दी गई है। अब देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जनरल इक्वेशन जब निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, c कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। वो कांस्टेंट की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी तो हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को, जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, उसमें मैं पुट कर दूंगी कांस्टेंट की वैल्यू और वो हमारा क्या बन जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? क्या बताया मैंने कि पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट होगा c। ओके, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा हमें c। अब जो c की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, तो c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यू दी गई है, वो उस जनरल सॉल्यूशन में हम रखेंगे और वहां से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। c की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो हम वो वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, वहां से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि बहुत लेंदी क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बट देख के घबराना नहीं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व होगा। ट्रिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप लोग ये इजीली सॉल्व कर लोगे। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि y वाले टर्म एक तरफ हम करेंगे, x वाले टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं y वाला टर्म एक तरफ कर लूंगी और x वाला टर्म एक तरफ कर लूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू, y वाला तो एक ही टर्म है ना, तो y dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, y वाला टर्म एक तरफ हो गया, x वाला टर्म एक तरफ हो गया। ठीक है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है, इंटीग्रेशन में हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड पढ़ा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर देखो तो ये नीचे वाला, अगर हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सॉल्व करना है, इसको पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 dx। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड हमने पढ़ा है, यहाँ पे हम वही मेथड सॉल्व करेंगे, वही मेथड यूज करेंगे जिससे हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो ये क्वाड्रेटिक एलिमेंट है, ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म है, और ये क्या है, लीनियर टर्म है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर टर्म जो है उसको लेके सॉल्व करेंगे, उसको पहले लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर टर्म के ऊपर a हम लिख देंगे और क्वाड्रेटिक टर्म जो है उसके ऊपर हम bx प्लस b और c लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं, अभी ये y भूल दो, ठीक है, अभी बस इतने को सॉल्व करना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ,
पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड में यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम सॉल्व यूज करेंगे। तो ये देखो यहाँ से हमें ये चीज मिल गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो इसके आगे, इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी बस इसको सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है। अब इन दोनों में अगर मैं a प्लस बी कॉमन ले लूं, ठीक है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस सी एक्स, ठीक है, और प्लस c, है ना, प्लस a प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इतने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए। ये तो आप लोग बहुत पहले से ऐसे सॉल्व करते आ रहे हो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको मतलब फ्रैक्शन कर लिया है इसका, ठीक है। तो ये हो गया a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। अब इसको मैंने एलसीएम ले लिया और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिला a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये टर्म मिला। उसके बाद हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर में ए प्लस बी को एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिला, ए प्लस बी। अब बी एक्स और सी एक्स में एक्स कॉमन ले लिया तो बी प्लस सी, और अकेला हमारे पास क्या बचा, ए प्लस सी, ठीक है। और नीचे एलसीएम का टर्म जो भी हमने लिया था एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इतना तो पता है, ठीक है। अब उसके आगे देखो, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस सी। अब हमें क्या चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे कोफिशिएंट्स को। तो इक्वेट कैसे करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ पे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, इक्वेट करके कोफिशिएंट्स को। यहाँ पे देखो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो। हमें क्या पता था, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हमें a और b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी की जगह हमें क्या पता है, a प्लस बी की जगह क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, ठीक है। इतने में इतना तो क्लियर है, ठीक है। a प्लस बी हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है।
b प्लस सी किसके इक्वल है 1, है ना, और a प्लस सी किसके इक्वल है 0 के, क्योंकि a प्लस यहाँ पे अगर देखें तो इसके आगे तो 0 है ना, तो a प्लस सी हमारा किसके इक्वल है 0 के, तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब तो आप a b c की वैल्यू निकाल ही लोगे, क्योंकि ये बहुत पहले से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि a b c की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी माइनस का a, है ना, c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी माइनस a, या a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी माइनस का c। ठीक है, अब ये जो a की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा माइनस का c प्लस b अपॉन इज इक्वल टू 2, और b प्लस c या c प्लस b इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2b इज इक्वल टू 3, यानी b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। a की वैल्यू और c की वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, तो a की वैल्यू क्या, b की वैल्यू हम यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 3/2, 2 2 जा 4 माइनस का 3, यानी कि a की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, c की वैल्यू इसी तरह निकाल लो, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हमें 3/2 पता है, 1 माइनस 3/2, 2 1 जा 2 माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक चीज कि a b और c की वैल्यू हमें पता चल गई है। ठीक है, a b c की वैल्यू पता चल गई है, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो कर देते हैं पुट। ये क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू, कहाँ गया, dy इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, सॉरी x प्लस 1 होगा, 1/2 एक्स प्लस 1 पहले, और ये क्या हो जाएगा प्लस bx प्लस c है ना, तो bx प्लस c, b की वैल्यू क्या आई है 3/2, तो 3/2 x प्लस c की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2, ये हो जाएगा माइनस 1/2। ओके, अच्छा इसको इस तरह से लिख दो, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3/2 x प्लस 1 माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, नो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा dx हो गया, है ना, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं इसका फ्रैक्शन कर देती हूँ, इसको अलग अलग टर्म में मैं लिख देती हूँ, लाइक प्लस में है तो अलग अलग करके मैं पहले ही लिख दे रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा dx प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy 1/2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/x प्लस 1 dx। ठीक है, प्लस इसमें भी 3/2 हमारा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, माइनस यहाँ पे भी 1/2 बाहर आ जाएगा और 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, क्लियर है इतना, अब कुछ नहीं करना है, अब हमें बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं।
कर दो तो ये क्या हो जाएगा y, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा y, 1/2 हमारा बाहर ही रहेगा, ठीक है। 1/x+1 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x+1, है ना। 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x+1 प्लस 3/2 ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 1, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्या करेंगे, x² + 1 जो है इसकी जगह पे हम क्या सपोज कर लेंगे कि t है, ठीक है। इसकी जगह पे हमने सपोज कर लिया t। अब देखो जब इसको हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx = dt, है ना। ये हो जाएगा 2x dx = dt। तो यहाँ से dx = हमें क्या मिला, dt/2x, यही मिलेगा। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम ये वाला टर्म, ताकि यहाँ पे बहुत प्रोसेस लंबा ना जाए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा 1/t dt/2x, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा x भी तो रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, कर देते हैं। अब तो इजी हो गया ना, x से x वाला टर्म हट जाएगा, बचेगा क्या 1/t dt। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, x से x कट गया, 1/2t dt, ठीक है, ये बचा। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log t, यही आएगा। और log t की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, 1/2 log x² + 1। तो ये क्या आ गया हमारा 1/2 log x² + 1, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/x² + 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी, हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/x² + 1 जब हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan 1x, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan 1x, ठीक है, और प्लस c। ये वाला समझ में आया ना कि क्या है, आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, वहां से ही मैंने इसको सॉल्व किया। 1/x² + 1 = क्या होता है, tan 1x होता है, तो वही चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे जनरल सॉल्यूशन तो मिल गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया है, बट यहाँ पे हमें c की वैल्यू भी मिली है, ठीक है। c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें पता है। x की वैल्यू क्या दी गई है 0 और y की वैल्यू हमें पता है 1, ठीक है। x और y की वैल्यू दोनों दी गई है। अब जो x और y की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। y तो कहीं है नहीं, x है, तो पुट कर देते हैं। y = क्या आ जाएगा, y = 1 है, y यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 = आ जाएगा 1/2 log x की वैल्यू 0, ठीक है, 0 + 1 यानी कि log 1, 3/2 यानी 3/4, ठीक है, log x² + 1 यानी कि 0 + 1 यानी कि log 1, माइनस का 1/2 tan 1 0 + c। अब देखो हम लोगों को ये पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और tan 1 0 की वैल्यू क्या होती है वो भी 0 होती है। तो यहाँ से ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या c सिर्फ। तो c की वैल्यू हमें क्या मिली 1 मिली। अब ये जो c की वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा y = 1/2 log x + 1 + 3/4 log
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया और यही आपका आंसर है। समझ में आया कि क्या क्वेश्चन था, किस टाइप से सॉल्व करना है। इसमें मैंने आप लोगों को जनरल सॉल्यूशन में भी बता दिया और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आप लोगों को पता चल गया कि क्या है, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन था वो तो समझ में आ ही गया। तो इसमें बेसिकली आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन तो के फॉर्मूले तो पता होने चाहिए। और पार्शियल और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ मैंने किया है, तो मेथड सारे पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के मेथड्स क्या होते हैं। बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारी इक्वेशन दी गई थी, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया। वहाँ से मुझे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए टर्म मिल गया है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। वहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना था, तो इक्वेट कर देंगे कोफिशिएंट्स को। वहाँ से हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए, बी, सी की वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। वहाँ से इक्वेशन में रखने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। वहाँ से हमें क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी गई थी। वहाँ से हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली और पर्टिकुलर सॉल्यूशन वहाँ से हमें पता चला। तो देखने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, बट उतनी ही इजीली सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूले पता थे और कॉन्सेप्ट पता था कि हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमारा है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे सपोज कर लिया है, देखो ये चीज़ होती क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि एफ एक्स कॉमा वाई, ये दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा कब, जब एफ डेल एक्स कॉमा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू होगा लैम्डा एन एफ एक्स कॉमा वाई के, ठीक है। एफ एक्स कॉमा वाई होमोजीनियस फंक्शन होगा कब, जब एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एन एफ एक्स कॉमा वाई के फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। यहाँ पे एन हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे लैम्डा हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। लैम्डा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और एन हमारा क्या है, एन हमारी डिग्री है, क्लियर। एफ एक्स कॉमा वाई दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। वो होमोजीनियस कब होगा, जब हमारा फंक्शन लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो क्या होता है। सपोज कर लो कि यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू दिया गया है 2y प्लस 2x y, ये दिया गया, ठीक है। ये हमें बताना है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, हमने अभी पढ़ा कि होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, इस चीज में रख के, ठीक है, इस कंडीशन में रख के। तो ये क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन वाई प्लस 2x वाई, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो y प्लस 2x वाई है, ये क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि लैम्डा एन एफ एक्स कॉमा वाई को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू लैम्डा
एफ एक्स कॉमा वाई। तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस। क्लियर? पता चला क्या है होमोजीनियस फंक्शन। कोई भी कंडीशन दे दी जाए, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो वो होमोजीनियस फंक्शन है, बट अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल देख लो, दिया गया है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। अब ये भी सेम इसी प्रोसेस में, इसी कंडीशन में रख के हम देख लेते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर n 2x माइनस 3y। देखो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2x माइनस 3y। अब देखो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y है, ये किस तरह से लिख सकते हैं, 2 लैम्डा एक्स माइनस 3 लैम्डा वाई, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा एन 2x माइनस 3y। तो ये क्या कर रहा है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा एन एफ एक्स कॉमा वाई। तो ये क्या है, होमोजीनियस है क्योंकि इसके इक्वल है। समझ में आया? दोनों में फर्क क्या था, देखो कोई भी क्वेश्चन दिया गया एफ एक्स कॉमा वाई वाई प्लस 2x प्लस वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमें ये पता करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हमें एक कंडीशन पता है, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर n एफ एक्स कॉमा वाई। ये कंडीशन पता है, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, n डिग्री। क्लियर? देखो अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह पे क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई, ठीक है, और 2x यानी कि 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, ये हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा n हमारा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले तो हम इसको इस तरह लिखेंगे ना कि लैम्डा वाई है प्लस 2 लैम्डा एक्स कॉमा इंटू लैम्डा वाई, ये हो जाएगा। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। अब वही दूसरा वाला इक्वेशन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या आ गया, ये क्वेश्चन है एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स, और वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये हमें पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए एक चीज होती है, एक कंडीशन होती है। सबसे पहले तो लैम्डा एन हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लैम्डा एन जो होगा वो 0 होगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें थ्योरी में, तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx is equal to fx comma y is said to be homogeneous differential equation, homogeneous differential equation if fx comma y is a homogeneous form of
डिग्री n, ठीक है, फॉर डिग्री 0 a differential equation of the form dy by dx is equal to fx, y। जैसे कि अभी हमने लास्ट होमोजीनियस फंक्शन जब हमने पढ़ा तो इसमें हमने ये चीज देखी कि यहाँ पे क्या होता है कि एफ एक्स कॉमा वाई दिया गया था, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स कॉमा वाई के। ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कब होगा, जब जो एफ एक्स कॉमा वाई है वो हमारा होमोजीनियस फॉर्म में होगा और उसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो y इज इक्वल टू वी एक्स कर दो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालनी है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, बस, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर हमारा मिल जाएगा जैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस के थ्रू समझ लो कि ये क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई, ठीक है। अब जैसे कि हम पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले तो एक्स और वाई वाला टर्म हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को हम एक तरफ कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वाला टर्म तो हमारा ऐसे ही रहेगा, है ना, नहीं सॉरी, ये वाला टर्म हमारा ऐसे ही रहेगा, ये हमारा नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स अपॉन वाई साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स और ये x, ठीक है। इतना तो कोई इश्यू नहीं है, अभी बस हमने क्या किया है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ओके, चलो ठीक है, इतना तो। अब देखो, अब हमने पढ़ा है ये किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल, है ना। अभी हमने बताया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए फंक्शन हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई होना चाहिए, तब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसके लिए कंडीशन में बताई, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अगर होमोजीनियस फंक्शन होगा तब हम उसके आगे का प्रोसेस करेंगे, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, सॉरी होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है उसके लिए हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक है, हमने अभी बताया था लैम्डा एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लैम्डा एक्स रख दो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ लैम्डा वाई रख दो। तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल भी करते रहेंगे साथ में, प्लस लैम्डा वाई साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा वाई अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा वाई साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, माइनस लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा लैम्डा एक्स, यहाँ से भी लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स कॉस वाई बाई एक्स, है ना, और माइनस
लैम्डा वाई साइन वाई बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, यहाँ पे भी लैम्डा वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस लैम्डा एक्स कॉस वाई बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, है ना, लैम्डा हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ये अभी कैंसिल मत करो, ठीक है, ये तो कर ही देते हैं। अब देखो यहाँ पे लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स कॉस वाई बाई एक्स, है ना, माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स और वाई अपॉन, यहाँ पे भी लैम्डा कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स और ये x। अब यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, हमें दोबारा से यही वाला फंक्शन मिल गया, तो दैट मीन्स कि ये क्या है होमोजीनियस है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है, ये क्या हो जाएगा लैम्डा एन एफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या होगी, ये हमारा क्या है होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ से हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये क्या है होमोजीनियस फंक्शन। कैसे है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि होमोजीनियस फंक्शन हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि लैम्डा एफ एक्स कॉमा वाई है, इस तरह से हम उसको लिख लेंगे एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई किसके इक्वल होगा लैम्डा एन एफ एक्स कॉमा वाई के। तो ये है लैम्डा एन यानी कि लैम्डा की पावर 0 है ना, लैम्डा की पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा हट ही जाएगा, वो वाला टर्म 1 बन जाएगा, और ये क्या हो गया दोबारा से हमें ये वाला फंक्शन मिल गया। क्लियर, ओके। डिग्री हमेशा यहाँ पे क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिग्री क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। लास्ट जब मैंने अभी एग्जाम्पल वो इसके डिफिनेशन बताई थी, तो डिग्री हमारी क्या है 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है तो इसके आगे अब हम सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब निकालनी है तो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमें क्या करना है y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कर देना है ना, सब्सटीट्यूट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स। तो इस इक्वेशन में जहां जहां भी y है वहां वहां हम क्या कर देंगे वी एक्स कर देंगे। क्लियर, तो देखो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स है, तो ये इसको भी हम इस तरह से लिख देंगे डी वी एक्स अपॉन डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा डी वी एक्स अपॉन एक्स है, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, आप लोगों ने पढ़ रखा है तो हम इसको डायरेक्ट यही लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जहां जहां भी x है वहां जहां जहां भी y है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे वी एक्स पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x कॉस y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो प्लस बाई यानी कि वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये वी एक्स। ठीक है, अब देखो y जहां जहां है वी एक्स रखना है तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से भी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स और ये क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं, ये हो जाएगा x cos v प्लस वी एक्स साइन v और
ये क्या हो जाएगा Vx, है ना। इतना क्लियर है। नाउ अब देखो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, Vx साइन V माइनस एक्स कॉस V, ठीक है। और ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ऊपर V। अब देखो इतना तो समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है, क्या है किस तरह से है। अब यहाँ पे जो V है, ठीक है, उसको हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V। देखो यहाँ पे ये वाला V तो अंदर मल्टीप्लाई होगा ही, साथ में देखो ये जो V है हम इसको क्या करेंगे, इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x dv अपॉन dx, है ना। और ये क्या हो जाएगा, x cos v प्लस vx साइन v अपॉन vx साइन v माइनस x cos v, ये हो जाएगा। और ये वाला v हमने क्या किया, यहाँ पे ले आए, तो ये माइनस का v हो गया। अब इसको इससे इंटू कराएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू vx cos v प्लस v स्क्वायर x साइन v माइनस इसको इससे इंटू करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स साइन v माइनस एक्स वी एक्स कॉस v, ठीक है, अपॉन वी एक्स साइन v माइनस एक्स कॉस। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अभी बस इसको ये v हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स था, v प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ से देखो v स्क्वायर साइन v और v स्क्वायर साइन v कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको ऐसे कट मत कर देना क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसको कट मत कर देना, ये माइनस होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे x dv अपॉन dx हो गया और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, vx cos v vx cos v, ये पॉजिटिव होगा, vx cos v vx cos v 2 cos v 2 vx cos v हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे अपॉन vx साइन v माइनस x cos v, ठीक है। अब इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतना तो आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होते हो कि माइनस कैसे करना है, प्लस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। बस अभी वही किया है, y की जगह पे बस हमने vx को पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। और उसको इतना सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हमें क्या मिला, x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो v वाला टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं, x वाला टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2vx कॉस v अपॉन vx साइन v माइनस x कॉस v, और ये भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी वी। अब ये हमें क्या करना है, dv को हमें ऊपर करना है, ठीक है, और यहाँ पे भी x को हमें ऊपर करना है, तो पलट देते हैं, है ना। पलट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x dx अपॉन x, और यहाँ पे dv मिल जाएगा, है ना। तो पलट देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन x, ओके। और ये क्या हो जाएगा, ये भी तो पलट जाएगा ना हमारा। तो हम एक काम करते हैं कि पहले ही इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं ना, क्योंकि बाद में एक प्रोसेस हमारा कम हो जाएगा। तो पहले ही हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये हमारा ऊपर हो जाएगा, ये हमारा नीचे हो जाएगा, यानी कि vx साइन v माइनस एक्स कॉस v हमारा ऊपर चला जाएगा और 2vx कॉस v हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो
हमें इंटीग्रेट करना ही है, तो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं और इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख देते हैं। तो वी एक्स साइन वी अपॉन 2vx cos v है ना dv, और ये क्या हो जाएगा माइनस का x cos v अपॉन 2vx cos v dv। कोई कंफ्यूजन नहीं है इतने में? ओके, अभी कुछ नहीं किया है, बस इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इतना तो पता चली गया है ना। अब देखो, अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करना आप लोगों को आता ही है, इंटीग्रेट कर दो। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो 1/x dx log x हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया log x इज इक्वल टू वी एक्स साइन वी अपॉन 2vx cos v। तो यहाँ से क्या होगा 1/2 हमारा बाहर ही आ जाएगा, ठीक है, और vx और vx हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म, ठीक है। बचा क्या साइन वी अपॉन कॉस वी। साइन वी अपॉन कॉस वी हमारा क्या होता है tan वी होता है dv, ठीक है, माइनस यहाँ से भी 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा और x और x ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वी, और कॉस वी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v dv ये बचा, ठीक है। अब तो बहुत ही इजी हो गया है, देखो log x ही हो गया इज इक्वल टू 1/2 tan v का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec v, है ना। तो tan v का इंटीग्रेशन क्या होगा log sec v माइनस 1/2 1/v का इंटीग्रेशन log v dv। क्लियर। अब देखो जहां जहां भी v है वहां वहां हमें क्या पुट करना है y/x पुट करना है। क्यों y/x का पुट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज किया था कि y इज इक्वल टू वी एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स है। तो v की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी y/x आ जाएगी, है ना। तो जहां जहां भी v है वहां वहां हमें क्या पुट करना है y/x पुट करना है, कर देते हैं। log x इज इक्वल टू 1/2 log sec y/x, ठीक है, माइनस का 1/2 log y/x, है ना, ये dv हट जाएगा और प्लस c। क्लियर। इतना क्लियर है। अब देखो, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे y/x ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो log x है, log x प्लस log c भी तो होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि डायरेक्ट हमने यहाँ पे वो कर दिया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी लगेगा, तो log x प्लस log c होगा। तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस log c इज इक्वल टू 1/2 log sec y/x माइनस का 1/2 log y/x, है ना, ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं log x इंटू सी, है ना, log x इंटू सी, और यहाँ पे 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा log sec y/x माइनस का log y/x होगा। आप लोगों को पता है कि log x माइनस log y दिया गया है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं log x अपॉन y ये लिख सकते हैं। तो हम वो चीज यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं y/x, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी। अब देखो log और log हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, log और log कैंसिल हो जाएगा, और जो 1/2 है वो भी जो 1/2 है इसको हम क्या कर सकते हैं पावर बना सकते हैं इसकी। कैसे, log x कॉमा c दिया गया है, हमने पढ़ा है कि m log n दिया गया है, ठीक है, m log n दिया गया है, ये m है log n दिया गया, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं log n की पावर m, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं log sec y/x अपॉन
वाई बाई एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स कॉमन एक्स इंटू सी इज इक्वल टू सेक वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा वाई बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, दोनों तरफ मैंने क्या किया है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर लगा दूंगी तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू सी। क्लियर। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू सी बचा। अब जो ये वाई अपॉन एक्स है इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो वाई अपॉन एक्स जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर सी इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक वाई बाई एक्स। ये हो जाएगा, एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, सी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सेक वाई बाई एक्स। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू सेक वाई बाई एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, वाई एक्स वाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया कि क्या था इसमें। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया था, सबसे पहले हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम पता कर लेते कि वो एक होमोजीनियस फंक्शन है क्या नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन था। ठीक है, अब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स रख देंगे इस इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ भी y है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, वी एक्स कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये चीज़ मिलेगी। जहाँ जहाँ भी अब v है हमारा, इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक टर्म मिलेगा, वो v का टर्म होगा। जहाँ जहाँ भी v है वहाँ वहाँ हम y अपॉन एक्स कर देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारा क्या है, y बाई एक्स है। पुट कर दिया y बाई एक्स, वहाँ से हमें सॉल्व करने के बाद c की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। समझ में आया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ओके, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप मैंने अभी तक जितना आप लोगों को बताया है वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आगे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और फॉर्मूले ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।